Hello, friends, and welcome to the Exams Made Simple. So, we are back again with the Hindu Complete Newspaper Analysis for 31st of July 2025. 31 जुलाई 2025 का द हिंदू न्यूज़पेपर एनालिसिस देखेंगे। शुरू करने से पहले लाइक ज़रूर करें। 100, 150, 200, 300 जितने लाइक करवाने करवाओ यार, आप लोग ही के ऊपर ही सब कुछ है। डू दैट फ्रॉम योर एंड, अपील है मेरी। दूसरी चीज़ ये कि जो बेल आइकॉन फेल आइकॉन दबाना है वो प्लीज़ दबा देना, क्योंकि अब नोटिफिकेशन नहीं जाते हैं। यूट्यूब ने बिल्कुल परमानेंटली बंद कर दिए हैं। अगर नोटिफिकेशन चाहिए वीडियोस के तो प्लीज़ बेल आइकॉन फेल आइकॉन दबा दीजिए, और उसमें जो भी आता हो मेरे को नहीं पता, सब्सक्राइब फॉर ऑल वीडियोज़ एंड ऑल, जो भी करना है वो कर दीजिएगा, ठीक है ना। डू दैट फ्रॉम योर एंड। पहले मैं नहीं कहता था क्योंकि नोटिफिकेशन चला जाता था जो भी है, लेकिन अब चूंकि नहीं जाता तो डू दैट, है ना, क्योंकि हमारी मेहनत भी वेस्ट ना हो और आप लोग को भी कंटेंट, क्वालिटी कंटेंट मिल सके। अगर क्वालिटी कंटेंट आप देखना चाहते हैं, अदरवाइज बहुत लोग बना रहे हैं न्यूज़ एनालिसिस, कुछ भी देख लेना। स्टार्ट करेंगे आज के सवालों के साथ। पहले तो जो कि प्रीलिम्स के लिए आपके इंपॉर्टेंट हैं उनको एक एक करके देखते हैं, ठीक है ना। तो सबसे पहले जैसा कि आप यहाँ देख पा रहे हैं, 30 मैंने लिखा है, लेकिन इसको अपन पहले 31 कर देते हैं। लेट्स डू इट 31। ओके, सो पहला सवाल देखो, लिखा है द टर्म ग्रे मार्केट प्रीमियम ऑफन सीन इन न्यूज इन फाइनेंशियल न्यूज रिफर्स टू। तो ग्रे मार्केट प्रीमियम आपको बताना है क्या है। ऑप्शंस देखो, गवर्नमेंट डिटरमाइंड बेस प्राइस फॉर इक्विटी शेयर्स ड्यूरिंग आईपीओ। दूसरा लिखा है प्रीमियम ऑफर्ड बाय बैंक्स टू म्यूचुअल फंड्स ड्यूरिंग बल्क शेयर एलोकेशन। तीसरा है प्रीमियम एट विच आईपीओ शेयर्स ट्रेड अनऑफिशियली बिफोर लिस्टिंग। एंड डी है सेबी मैंडेटेड लिस्टिंग प्राइस बैंड फॉर एसएमई कंपनीज। आपको बताना है कि ग्रे मार्केट प्रीमियम क्या है। द करेक्ट आंसर फॉर दिस, बहुत ही अच्छा सवाल है, इसका आंसर है सी। देखो क्या होता है जब आईपीओ आता है, आईपीओ का मतलब होता है इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग, मतलब जब कंपनी लिस्ट होने वाली रहती है, लिस्टिंग के पहले वो पब्लिक को जब पहली बार अपने शेयर्स इशू करती है, अपनी कंपनी, कोई भी कंपनी जब पहली बार शेयर्स इशू करती है जनरल पब्लिक को, तो उस प्राइस को हम बोलते हैं इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। ये कंपनी डिटरमाइन करती है। फिर क्या होता है, अब उसकी डिमांड जितनी है उस शेयर की ना, तो अनऑफिशियली लिस्टिंग के पहले उसका प्राइस बढ़ता रहता है या घटता रहता है, जो दोनों हो सकते हैं। मतलब कि अगर मान लो बहुत अच्छी डिमांड नहीं है उस कंपनी के शेयर्स की, तो ऑब्वियस सी बात है ये बोलेंगे लोग कि यार जो इनिशियल पब्लिक ऑफर किया है उससे कम में ये लिस्ट होगा, क्योंकि लोग डिमांड नहीं कर रहे हैं। और अगर बहुत डिमांड है तो जो आईपीओ की प्राइस उन्होंने सेट की होगी ना कंपनी वालों ने, उससे भी ज़्यादा में वो लिस्ट करना था। लेकिन ये अनऑफिशियल रहता है जब तक लिस्टिंग नहीं होती है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, द प्रीमियम एट विच आईपीओ शेयर्स ट्रेड अनऑफिशियली बिफोर लिस्टिंग। उसको हम बोलते हैं जीएमपी, यानी ग्रे मार्केट प्रीमियम। दूसरे सवाल पे आते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग नेशनल पार्क्स आर पार्ट ऑफ वेस्टर्न घाट बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट। ऑप्शंस आर फर्स्ट साइलेंट वैली नेशनल पार्क, सेकंड है पेरियार टाइगर रिजर्व, थर्ड है बांधवगढ़ नेशनल पार्क, फोर्थ है कुद्रेमुख नेशनल पार्क। आपको बताना है कि वेस्टर्न घाट बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट का पार्ट कौन कौन है। ऑप्शंस आपके सामने है 1 2 3, 1 2 4, 2 3 4, 1 3 4। बहुत ही आसान सवाल है, मैं आपको लोकेशंस बता देता हूँ, आप मुझे आंसर बता दीजिएगा। साइलेंट वैली आप सबको पता है केरला में है, पेरियार पता है आपको केरला में है, बांधवगढ़ नेशनल पार्क मध्य प्रदेश में है, कुद्रेमुख कर्नाटका में है। तो आई होप यू विल बी एबल टू आंसर दिस कि कौन से वेस्टर्न घाट बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट का पार्ट है। क्वेश्चन नंबर 3 में देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट लैग्रैंज पॉइंट्स आर करेक्ट। तो लैग्रैंज पॉइंट के बारे में कौन से स्टेटमेंट्स करेक्ट है। फर्स्ट कह रहा है दे आर पोजीशंस इन स्पेस वेयर ग्रेविटेशनल फोर्सेस इन द ऑर्बिटल मोशन बैलेंस। सेकंड है L1 पॉइंट इज यूज्ड फॉर सोलर ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट्स। क्वेश्चन स्टेटमेंट 3 है ऑल लैग्रैंज पॉइंट्स लाई इक्विडिस्टेंट फ्रॉम अर्थ। तो आपको बताना है करेक्ट स्टेटमेंट्स कौन कौन से हैं। बहुत ही आसान सवाल है, अगेन 1 2 2 3, 1 3 या 1 2 3। द करेक्ट आंसर इज 1 and 2। थर्ड स्टेटमेंट गलत है, सारे लैग्रैंज पॉइंट इक्विडिस्टेंट नहीं है ना, वो अलग अलग डिस्टेंस पे है, बाकी पहला दूसरा सही है। लेट्स मूव टू द न्यूज एनालिसिस पार्ट। न्यूज एनालिसिस की तरफ बढ़ते हैं, देखते हैं और क्या इंपॉर्टेंट न्यूज आर्टिकल है जिनके बारे में हमको डिस्कस करना है। सो यू कैन मूव अहेड। पहला जो कुछ न्यूज है वो है ट्रंप 25% टैरिफ एंड पेनल्टी सेट टू हिट इंडिया। अब इंडिया के लिए डोनाल्ड ट्रंप ने एक नया बैम्बू मैं बैम्बू इंग्लिश में बोल रहा हूँ, अदरवाइज इसी को कुछ लोग अपनी अर्बन स्लैंग लैंग्वेज में बम्बू बोलते हैं, तो ये बैम्बू निकाला है नाउ फॉर डोनाल्ड ट्रंप ने। 25% टैरिफ जो वहाँ के इम्पोर्ट्स में। अब देखो क्या होता है इम्पोर्ट टैरिफ का मतलब क्या होता है। देखो लिखा है ना टैरिफ प्लस पेनल्टी, दो चीज़ बोली है, मतलब कि एक तो 25% टैरिफ बोला है प्लस पेनल्टी बोला है, प्लस पेनल्टी बोला है। तो ठीक है, अब ये इंपोर्ट पे लग रहा है। इंपोर्ट पे क्यों लगा रहा है, जैसे मान लो इंडिया से माल गया 100 रुपये का, सपोज करो 100 रुपये का कोई माल इंडिया से गया, अब ये वहाँ पे कॉम्पिटिटिव है, अभी तो कॉम्पिटिटिव है,
लेकिन अब जब इस पर टैरिफ लगा देगा 25% का, मान लो सपोज 25% का टैरिफ भी लगा दिया इम्पोर्ट पे, तो अब ये माल वहाँ पे कितने का मिलेगा, 125 का मिलने लगेगा। अब आप सोचो कोई चीज़ वहाँ पे महंगी मिल रही होगी तो क्या वो कॉम्पिटिटिव रह जाएगी, नहीं रह जाएगी। तो यहाँ पे ये दिक्कत होती है कि वहाँ के लोकल प्रोडक्ट्स को कॉम्पिटिटिव बनाने के लिए इम्पोर्ट टैरिफ लगा दिया जाता है दूसरी कंट्री द्वारा। तो जब अमेरिका ने इंडिया के इम्पोर्ट पर टैरिफ लगा दिया तो यहाँ का जो माल है वहाँ जो जा रहा है वो महंगा वहाँ पे होगा, तो वहाँ पे बिकेगा नहीं, ये सारी चीज़ें होगी, डिमांड कम हो जाएगी, ठीक है। तो बायलेटरल ट्रेड इम्पैक्ट होगा। तो 25% टैरिफ प्लस पेनल्टी। अब क्यों ऐसा उन्होंने कहा है, उनका ये कहना है कि भाई देखो ये बिल्कुल इसने कैपिटल लेटर्स में पूरा चीज़ लिखा है। कैपिटल लेटर्स का मतलब होता है ना कि बहुत गुस्से में आदमी लिख रहा है कि स्टॉप द किलिंग इन यूक्रेन, रशिया को स्टॉप करनी चाहिए किलिंग इन यूक्रेन, ऑल थिंग्स नॉट गुड, इंडिया विल देयर फॉर पेइंग अ टैरिफ ऑफ 25% प्लस अ पेनल्टी फॉर द अबव। तो ये चीख के बोलते जब आदमी, तब कैपिटल, जैसे अब आप शायद आप लोग, कई लोग कॉर्पोरेट सेक्टर में होंगे, कई लोग गवर्नमेंट जॉब्स में होंगे, कई लोग तैयारी कर रहे होते हैं। जो तैयारी कर रहे हैं मैं उनको बता दूं, और जिनको नहीं पता है वो तो कॉर्पोरेट में, स्पेशली कॉर्पोरेट में जो प्राइवेट सेक्टर है वहाँ पे अगर आप कैपिटल लेटर्स में कोई मेल ड्राफ्ट कर रहे हो या कैपिटल लेटर्स में आप कोई लेटर लिख रहे हो, इनफैक्ट इवन इन द गवर्नमेंट, अगर आप कोई चीज़ कैपिटल में, ऑल कैपिटल्स में लिख रहे हो तो उसका मतलब कि आप बहुत चीख के लिख रहे हो उस चीज़ को, बहुत चीख चिल्ला के, बहुत गुस्से में लिख रहे हो। तो दैट इज़ वन थिंग यू शुड अंडरस्टैंड। सो इट्स अ रिटेलिएटरी टैरिफ जो यूएस ने किया है। और उनका ये भी कहना है कि चाइना और इंडिया जो है बहुत ज़्यादा एनर्जी इंपोर्ट करते हैं रशिया से, रशिया को गिरने नहीं दे रहे हैं, है ना। तो ऑल दीज थिंग्स आर देयर। आई होप यू गॉट क्लैरिटी। एंड ये 1 अगस्त से शुरू हो रहा है, तो मतलब कल से, ठीक है। तो आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दिस न्यूज़ आर्टिकल। आगे मूव करते हैं। सेकंड न्यूज़ है, इंडिया लॉन्चेस नासा इसरो अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट। तो निसार जो कि नासा इसरो सिंथेटिक अपर्चर रडार है, इट वॉज सक्सेसफुली लॉन्च्ड ऑन वेडनेसडे फ्रॉम सतीश धवन स्पेस सेंटर श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश। तो सतीश धवन स्पेस सेंटर श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश से इसको रिलीज़ किया गया। एंड ऑब्वियसली बात है, लॉन्च व्हीकल था GSLV F-16 रॉकेट, जिसने कैरी किया है अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट को। एंड GSLV F-16 व्हीकल जो है इसने इंजेक्ट किया निसार को। निसार का वेट था 2392, 2392 किलोग्राम्स इसका वेट था। एंड इसका मिशन लाइफ 5 ईयर्स यानी कि 5 साल है। इट इज़ द फर्स्ट सैटेलाइट जॉइंटली डेवलप्ड बाय इसरो एंड नासा। याद रखिएगा, पहली सैटेलाइट है जो कि जॉइंटली डेवलप हुई है नासा और इसरो के द्वारा। एंड दिस विल स्कैन द अर्थ एंड प्रोवाइड ऑल वेदर डे एंड नाइट डेटा। याद रखिएगा, ऑल वेदर प्लस डे एंड नाइट डेटा ये देगा एट 12 डे इंटरवल्स एंड इनेबल अ वाइड रेंज ऑफ एप्लीकेशंस। इसके एप्लीकेशंस क्या क्या हैं ये भी बता देता हूँ आपको, इसके एप्लीकेशंस क्या क्या हैं। इट कैन डिटेक्ट इवन स्मॉल चेंजेस ऑन द अर्थ सरफेस, जैसे कि ग्राउंड डिफॉर्मेशन, आइस शीट मूवमेंट, वेजिटेशन डायनामिक्स। Further applications include sea ice classification, ship detection, shoreline monitoring, storm characterization, changes in soil moisture, mapping and monitoring of surface water resources, and disaster response. All these will be the functions of this NISAR. इसको आप लिख लीजिएगा सारे functions को, क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ये भी आपको बताया था कि it is the first satellite to observe the earth with a dual frequency synthetic aperture radar. Dual frequency का synthetic aperture radar यूज हुआ है, जिसमें एक तो L बैंड है नासा ने प्रोवाइड किया है एंड इसरो ने S बैंड प्रोवाइड किया है। दे विल बी यूजिंग 12 मीटर अनफॉरलेबल मेश रिफ्लेक्टर एंटीना। एंड ये आपको याद रखना है। होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट, L बैंड एंड S बैंड। तो ये सारी चीज़ें आपको पता चल गई। आई होप यू गॉट क्लैरिटी। यूनाइटेड नेशंस रिपोर्ट इंक्लूजन ऑफ TRF इज अ बूस्ट टू इंडियाज एंटी टेरर ड्राइव। तो इंडिया के जो एंटी टेरर की ड्राइव है, जिसमें उन्होंने TRF यानी कि द रेजिस्टेंस फ्रंट जो था उसको मतलब टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन घोषित करने के लिए रिक्वेस्ट की थी। तो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल ने अभी जो रिपोर्ट निकाली है उसमें TRF को एक फ्रंट माना है, लश्कर तैयबा यानी कि LET का एक फ्रंट माना है। एंड इट इज़ एक्यूज्ड ऑफ कैरिंग पहलगाम टेरर अटैक, जिसमें 26 सिविलियंस की डेथ हुई थी, है ना। तो याद रखिएगा, यूएन की एक सैंक्शंस कमेटी है जिसको हम बोलते हैं 1267 यानी कि 1267 सैंक्शंस कमेटी। इट इज़ रिलेटेड टू टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस एंड ऑल। याद रखिएगा, इट क्रॉनिकल्स द ग्लोबल टेरर ग्रुप्स। याद रखिएगा, ग्लोबल टेरर ग्रुप्स को 1267 यूएन की सैंक्शंस कमेटी है वो
रिकॉग्नाइज करती है एज टेरर ग्रुप्स एंड ऑल, ठीक है ना, एंड पिनुटिव एक्शंस के लिए। तो इसको याद रखिएगा, जो उनकी टेक्निकल टीम ने इंडिया ने भेजी थी उसमें यूएन को कन्वे किया गया एंड दे हैव इंक्लूडेड टीआरएफ इन देयर, है ना, एंड मॉनिटरिंग टीम नोटेड दैट टीआरएफ हैज टेकन रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द अटैक एंड ऑल, तो टीआरएफ को ऐड किया जाएगा। आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट। इस कह रहे हैं कि एक जीत की तरह ही है। आई होप यू गॉट क्लैरिटी। आगे मूव करते देखते और क्या इंपॉर्टेंट न्यूज़ आर्टिकल है जिनके बारे में हमको डिस्कस करना है। एट बायलेटरल मीटिंग इंडिया यूएई एग्री टू एलिवेट डिफेंस टाइज, ठीक है, तो बस ज़्यादा नहीं, 13th इंडिया यूएई जॉइंट डिफेंस कोऑपरेशन कमेटी JDCC मीटिंग हुई थी, हेल्ड एट द सेक्रेटरी लेवल फॉर द फर्स्ट टाइम इन न्यू दिल्ली। इसमें इंडिया और यूएई ने रीअफर्म किया है उनका कमिटमेंट कि वो अपने बायलेटरल टाइज को, डिफेंस टाइज स्पेशली जो है उसको और बढ़ाएंगे। तो यूएई के साथ हमारे डिफेंस टाइज का बढ़ना काफ़ी अच्छा भी है ना। ये आप मैरीटाइम, हमारे जो मैरीटाइम इन्वायरमेंट है वहाँ पे तो उनके साथ हमारा टाइज ऑलरेडी बढ़ रहा है, तो ये आप देख भी सकते हैं। आगे मूव करते देखते और क्या इंपॉर्टेंट न्यूज़ आर्टिकल है जिनके बारे में हमको डिस्कस करना है। यू कैन मूव अहेड, आप बिल्कुल मेरे साथ बढ़ सकते हैं। यहाँ पे रिस्टोरिंग मैनग्रूव्स एंड यूएन इन अर्जेंट टॉक्स ऑन COP30 समिट कॉस्ट, ठीक है ना। तो पहले हम बात कर लेते हैं COP30 की, है ना। COP30 जो है वो कहाँ होने वाला है, सबसे पहले याद रखिएगा COP30 होने वाला है बेलेम, ब्राज़ील में। इट इज़ इन बेलेम, ब्राज़ील, एंड नाउ this is the thing first you need to remember. Summit will be held in Belém, Brazil in November, and developing countries fear being priced out due to room shortages and soaring prices. तो यहाँ पे डेवलपिंग कंट्रीज को ये डर है कि भाई कहीं इतना ज़्यादा प्राइस बढ़ता जा रहा है, कहीं ऐसा ना हो कि हम वहाँ रह ही ना पाएँ, क्योंकि ब्राज़ील में बहुत ज़्यादा प्राइस बढ़ चुके हैं, रूम के शॉर्टेजेस हैं। Nations like those in Africa worry that they cannot afford the current accommodation cost, which could limit their participation in the climate negotiations. Especially जो अफ्रीकन कंट्रीज हैं उनको ये लग रहा है कि भाई बहुत ज़्यादा पैसा बढ़ गया, वहाँ पे रूम शॉर्टेजेस हैं, प्लस पैसा बहुत ज़्यादा है, तो ऐसा नहीं, हम आ नहीं पाएंगे, पार्टिसिपेशन लिमिटेड हो सकता है, ठीक है। ब्राज़ील एग्री टू एड्रेस द कंसर्न एंड रिपोर्ट बैक एट फॉलो अप मीटिंग ऑन August 11। अफ्रीकन ग्रुप का इंस्टेंस ये है कि उनका कहना है दे वोंट, अफ्रीकन कंट्रीज वोंट रिड्यूस द डेलीगेशन साइज, एंड ब्राज़ील को उन्होंने कहा कि भाई हमको रियल सोल्यूशंस आप प्रोवाइड करो, थोड़ा चीपर एकोमोडेशन प्रोवाइड करो, है ना। इवन वेल्दियर नेशंस ने कंसर्न रेस किए हैं, इट इज़ नॉट जस्ट लिमिटेड टू द डेवलपिंग कंट्रीज। बेलेम में केवल 18,000 होटल बेड्स हैं आउट, बट 45,000 अटेंडीज आर एक्सपेक्टेड। अब आप सोचो 18,000 होटल बेड्स हैं और 45,000 अटेंडीज रहेंगे ओवरऑल, तो हाउ ब्राज़ील इज ट्राइंग टू इंक्रीज द कैपेसिटी नाउ, ठीक है। तो थोड़ा ये इशू चल रहा है वहाँ पे, दूसरा इशू चल रहा है। आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट एज वेल, ठीक है। अब दूसरी जो न्यूज़ आर्टिकल था उस पर हम आ जाते हैं। दूसरी जो न्यूज़ आर्टिकल था वो था रिस्टोरिंग मैनग्रूव्स कैन टर्न द टाइड ऑन इंडियाज कोस्टल सिक्योरिटी। वेरी वेरी गुड आर्टिकल। ये आर्टिकल है मैनग्रूव्स के ऊपर। पहले तो मैनग्रूव्स का सबसे बड़ा एडवांटेज लिखा हुआ है कि दे सर्व एज नेचुरल बैरियर्स प्रोटेक्टिंग द कोस्टल कम्युनिटीज फ्रॉम टाइडल सर्जेस, साइक्लोन्स एंड इरोजन। देखो लिखा है ना यहाँ पे, देखो दे सर्व एज नेचुरल बैरियर्स प्रोटेक्टिंग कोस्टल कम्युनिटीज फ्रॉम साइक्लोन, टाइडल सर्जेस एंड इरोजन, ठीक है। मैनग्रूव्स होते क्या हैं? मैनग्रूव स्वैम्स आर फॉरेस्टेड वेटलैंड्स कैरेक्टराइज्ड बाय ट्रीज दैट कैन टॉलरेट सलाइन वाटर। मैनग्रूव्स एक्चुअली में वो प्लांट्स होते हैं जो सलाइन वाटर को टॉलरेट कर लेते हैं, ठीक है ना। स्पेशली जो ब्रैकिश वाटर है, जो एस्चुरियन रीजन है, एस्चुरी वाला रीजन है, वहाँ पर ये ज़्यादा रहते हैं, ठीक है ना। इंडिया में बहुत बड़ा रीजन है जो कि आपका मैनग्रूव्स का है, चाहे मतलब जैसे अगर आप पूरी कोस्ट देखेंगे ना इंडिया की वाली, ये पूरी कोस्ट, तो यहाँ से शुरू होता है, जैसे यहाँ पे सुंदरबन, ये भी मैनग्रूव है। फिर इसके बाद उड़ीसा में भितरकनिका आता है, भितरकनिका वो भी मैनग्रूव है, ठीक है ना। तमिलनाडु में आपको पिछावरम मिलेगा, पिछावरम वो भी आपका मैनग्रूव है। देन कर्नाटका में आपको कुंदनपुर मिलेगा, कुडनपुर, ठीक है, दैट इज अगेन दैट। देन जुआरी, जो गोवा वाला रीजन है वहाँ पे जुआरी मैनग्रूव मिलेगा। देन गुजरात मैनग्रूव, अगेन रीजन जो कि काफ़ी इंडिया का सबसे बड़ा रीजन, इनफैक्ट गुजरात रीजन ही है इस समय। एंड सुंदरबन इज अगेन वेरी बिग, ठीक है। मैनग्रूव्स जो हैं दे प्रोवाइड ब्रीडिंग एंड नेसेसरी नर्सरी ग्राउंड फॉर फिश, क्रस्टेशियंस, मोलस्क्स एंड माइग्रेटरी बर्ड्स। सॉल्ट टॉलरेंट फॉरेस्ट होते हैं। दे स्टोर सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ ब्लू कार्बन, देखो लिखा है ना, दे स्टोर सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ ब्लू कार्बन। ब्लू कार्बन मतलब द कार्बन कैप्चर्ड बाय मैरीन एंड कोस्टल इकोसिस्टम। ब्लू कार्बन का मतलब है द कार्बन विच इज कैप्चर्ड बाय मैरीन एंड
कोस्टल इकोसिस्टम्स, ठीक है, याद रखिएगा। मैनग्रोव कवर जो इंडिया का है वो 4900 स्क्वायर किलोमीटर का है, इंक्लूडिंग एस्टूरियन डेल्टास, कोस्ट ऑफ वेस्ट बंगाल, उड़ीसा, तमिलनाडु, गुजरात एंड कर्नाटका अमंग अदर स्टेट। ये सारे मैंने आपको ऑलरेडी बता दिए हैं, ठीक है, ये भी आप याद रख सकते हैं। इंक्रीजिंगली थ्रेटेंड, बट मैनग्रोव्स को थ्रेट कौन कौन सी चीज़ों से है अगर हम देखें तो वो है एक्वाकल्चर से, एक्सपेंशन ऑफ एक्वाकल्चर, जो हम फिशेज और ऑल इन सबको वो करने लगे हैं, टेम करने लगे हैं। पोल्यूशन ऑब्वियस सी बात है, चेंजिंग क्लाइमेटिक पैटर्न है, केवल इंडिया में नहीं पूरे ऑलराउंड वर्ल्ड ये एक बहुत बड़ा इशू है, याद रखिएगा। हालांकि इंडिया तो काफ़ी अच्छा है इस मामले में, क्योंकि इंडिया में जो है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ा है, द एरिया अंडर द मैनग्रोव्स हैज़ इंक्रीज्ड। स्पेसिफिकली जो यहाँ पे ऑथर ने 3-4 एग्जाम्पल दिए, तो तमिलनाडु का एग्जाम्पल दिए हैं कि तमिलनाडु ने किस तरीके से अपना मैनग्रोव कवर इंक्रीज़ किया है इन द हेक्टेयर्स रीजन एंड ऑल, काफ़ी हेक्टेयर उन्होंने बढ़ाया है। इसके अलावा उन्होंने तमिलनाडु ने एक और प्रोसोपिस जूलीफ्लोरा नाम का वीड जो है उसको रिमूव किया। इन्वेजिव स्पीशीज था प्रोसोपिस जूलीफ्लोरा एंड इट वाज द इन्वेजिव स्पीशीज, इसको रिमूव किया गया ताकि मैनग्रोव्स का प्रोडक्शन बढ़ाया जा सके। इसके अलावा ऑथर ने मुंबई का एग्जाम्पल दिया है किस तरीके से फंडिंग इंक्रीज करके उन्होंने मैनग्रोव कवर बढ़ाया है। गुजरात हैज़ बिकम अ नेशनल लीडर इन द मैनग्रोव रिस्टोरेशन अंडर इंडियन गवर्नमेंट मैनग्रोव इनिशिएटिव। इंडिया का जो मैनग्रोव इनिशिएटिव है फॉर शोरलाइन हैबिटेट्स एंड टेंजिबल इनकम स्कीम, ठीक है ना, याद रखिएगा। तो एक स्कीम है इंडिया की जिसको हम बोलते हैं, आई थिंक मिष्टी नाम है इसका, मिष्टी मैनग्रोव इनिशिएटिव फॉर शोरलाइन हैबिटेट एंड टेंजिबल इनकम स्कीम्स, ठीक है ना, टेंजिबल इनकम स्कीम, ये मिष्टी स्कीम बोलते हैं ना, मिष्टी इज फॉर मैनग्रोव। इट वाज लॉन्च्ड इन वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे 2023, वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे यानी कि 5 जून 2023 को ये स्टार्ट की गई थी स्कीम। इसके अंतर्गत गुजरात ने भी बहुत सारे 19,000 हेक्टेयर्स मैनग्रोव 2 साल में उन्होंने प्लांट किए हैं, ठीक है। कच्छ रीजन जो स्पेशली है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो ये सारी चीज़ें आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट जो बताई गई हैं। अब थोड़े से मैं कुछ टर्मिनोलॉजीज आपको बता देता हूँ जो मैनग्रोव से रिलेटेड हैं। जैसा कि मैनग्रोव आपको पता है सॉल्ट टॉलरेंट ट्रीज एंड श्रब्स दैट ग्रो इन कोस्टल एंड इंटरटाइडल जोन। इंटरटाइडल जोन क्या होती है, तो एरिया बिटवीन हाई टाइड एंड लो टाइड, जो जहाँ पे मैनग्रोव्स होते हैं, हाई टाइड एंड लो टाइड के बीच का रीजन। ब्रैकिश वाटर मतलब मिक्स ऑफ फ्रेश वाटर एंड सी वाटर, जो कि एस्चुरीज में पाया जाता है, ठीक है ना। ब्रैकिश वाटर इज मिक्सचर ऑफ फ्रेश वाटर एंड सी वाटर। एस्चुरी क्या होती है, कोस्टल एरिया जहाँ पे रिवर मीट करती है सी को, विच इज ऑफन रिच इन मैनग्रोव्स, ठीक है ना। एंड लिटोरल फॉरेस्ट मतलब फॉरेस्ट अलॉन्ग द शोर लाइन्स, अनदर टर्म फॉर मैनग्रोव फॉरेस्ट। इसके अलावा इकोलॉजिकल टर्म्स की अगर हम बात करें तो हेलोफाइट मतलब प्लांट्स दैट ग्रो इन सॉल्टी कंडीशन, मैनग्रोव्स हेलोफाइट्स होते हैं। न्यूमैटोफोर्स क्या होते हैं, तो एरियल रूट्स जो होती हैं मैनग्रोव्स में, जो कि उनको ब्रीदिंग करने में आसानी होती है उनसे, है ना, क्योंकि सैलाइन रीजन है तो ऑक्सीजन पुअर सॉइल हो जाएगी ना, तो सॉइल के अंदर नहीं रहती रूट्स, इनकी बाहर निकल आती है ब्रीथ करने के लिए, तो एरियल रूट्स बोलते हैं। देन ये वीवीपैरी होते हैं। वीवीपैरी मतलब एक ऐसी रिप्रोडक्टिव स्ट्रेटजी वेयर सीड्स जर्मिनेट्स वाइल स्टिल अटैच टू द पेरेंट प्लांट, है ना। मैनग्रोव लाइक राइजोफोरा में होता है रिप्रोडक्टिव स्ट्रेटजी जहाँ सीड्स जर्मिनेट कर जाते हैं वाइल स्टिल अटैच्ड टू द पेरेंट प्लांट, ठीक है ना। ब्लू कार्बन मैंने बता दिया, कार्बन स्टोर्ड इन द कोस्टल एरियाज। तो आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दीज टर्म्स, समझ में आ गया होगा आपको। आगे मूव करते हैं नाउ आज के एडिटोरियल। देखो कल मैंने एक भी एडिटोरियल नहीं बताए थे, तो पर आज तो बहुत ही प्यारे हैं, मतलब क्या बोलूँ। जैसे मैं कई बार एक टर्म यूज़ करता हूँ, बहुत पहले से यूज़ करता आ रहा हूँ कि आंसू ला देने वाले एडिटोरियल, मतलब जिनको पढ़ के बहुत मज़ा आता है ना। आपका नॉलेज तो इन्हांस होता ही होता है, बट वो राइटिंग स्टाइल इतनी अच्छी होती है ना कि मज़ा आता है। जैसे आज के अशोक वर्धन शेट्टी एक रिटायर्ड IAS ऑफिसर हैं, इनका आर्टिकल आया है, और दूसरा माधवी रवि कुमार, दोनों ही आर्टिकल बहुत नॉलेज सोच प्रोत हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि उन्होंने सही कहा गलत कहा, जस्ट फॉर द सेक ऑफ इंटेलेक्चुअल क्लासिफिकेशन में बता रहा हूँ कि बहुत अच्छा आर्टिकल था। सबसे पहला ऑथर ने जो आर्टिकल लिखा है कि अशोक वर्धन सर ने, ये लिखा है ऑन द कस्टोडियल वायलेंस एंड ऑल। ये सबसे पहले ऑथर ने एक क्राइम सीन बताया जिसमें 2 डिटेक्टिव्स हैं, एक शेरलॉक होम्स रखा है उन्होंने और दूसरा डर्टी हैरी। तो शेरलॉक होम्स के बारे में उन्होंने बोला कि ही इज लॉजिकल, काम, मेटिकुलस, है ना, जो कि क्वेश्चंस पूछ रहा है, जो कि एविडेंसेस गैदर कर रहा है, लॉजिक से बात कर रहा है, ठीक है ना। उसको ये पता है कि वायलेंस से मैं कुछ भी एक्सट्रैक्ट नहीं कर सकता।
और दूसरा है डर्टी हैरी, जो कि केवल और केवल इन्वेस्टिगेट नहीं कर रहा है, ही इंटिमिडेट्स, वो इंटिमिडेट कर रहा है। ही इज़ नॉट गैदरिंग एविडेंसेस, ही इज एक्सट्रैक्टिंग कन्फेशंस। वो गैदर नहीं कर रहा है एविडेंस, वो सीधे एक्सट्रैक्ट कर रहा है कन्फेशन को स्पीडी जस्टिस के लिए, है ना, नॉट फॉर एक्यूरेसी। ही इज जस्ट डूइंग फॉर द स्पीड, नॉट फॉर एक्यूरेसी। वहीं शार्लॉक होम्स वाज डूइंग फॉर एक्यूरेसी, नॉट फॉर स्पीड। ठीक है, तो ऑल दीज थिंग्स आर देयर। तो इन दोनों में आप कौन सा चुनेंगे, विच वन विल यू प्रेफर? तो ऑब्वियसली यू विल प्रेफर शार्लॉक होम्स, बिकॉज ऑब्वियसली बात है, जस्टिस हरीड इज जस्टिस बरीड। अगर आप एक कोट आप नहीं जानते तो बता दो, जस्टिस हरीड इज जस्टिस बरीड, है ना। तो आप इस तरीके से याद रख सकते हैं, जैसे जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड बोलते हैं ना, बट जस्टिस हरीड इज जस्टिस बरीड, ये भी याद रखिएगा। तो ऑथर ने अब यहाँ पे कस्टोडियल वायलेंस के बारे में फैक्ट बताया पहले कि लगभग 2018-19 से 2022-23 के बीच में, मतलब ये 5 सालों के बीच में 687 लोगों की डेथ हुई है पुलिस कस्टडी में। मतलब कि 2 से 3 डेथ हर हफ्ते हो रही है। 2 to 3 डेथ्स आर हैविंग टेकिंग प्लेस एवरी वीक। एंड ये डाटा शोकेस करता है कि कौन से स्टेट, जैसे कि गुजरात में 81 हुई है, महाराष्ट्र में 80, मध्य प्रदेश में 50, बहुत सारी कस्टोडियल वायलेंसेस हैं। और ये वायलेंस तब होते हैं जब और तो बहुत सारे इसमें रिवील्ड नहीं हुए हैं, क्योंकि बहुत सारे ऐसे भी हैं जिनको सुसाइड, एक्सीडेंट या सडन इलनेस कह दिया गया, है ना। बट टॉर्चर से जो रिकॉर्डेड है वो भी बहुत ज़्यादा नंबर है। इसके अलावा ऑथर ने यह भी कहा कि कस्टोडियल वायलेंस जो है उसमें कई बार आप ये भी देखेंगे कि ज़्यादातर जो लोग हैं दे आर डेली वेज वर्कर्स, माइग्रेंट्स, स्लम ड्वेलर्स, दलित्स एंड ट्राइबल्स। तो देखो ये कोट, देखो कोट नहीं, वो जो लाइन लिखी है, तो टॉर्चर इज नॉट जस्ट बैड पुलिसिंग, ये केवल बैड पुलिसिंग का एग्जाम्पल है। इट इज स्ट्रक्चरल इनजस्टिस that reflects and reinforces the entrenched hierarchies of caste, class and power। बहुत प्यारी लाइन है ये, एज इट इज आप यूज कर सकते हो। मतलब कि उनका ये कहना है कि टॉर्चर केवल बैड पुलिसिंग का प्रतीक नहीं है, ये हमारी सोसाइटी में जो कास्ट, क्लास और पावर की हायरार्कीज घुसी हुई है ना, उनको भी रिफ्लेक्ट करता है, उस इनजस्टिस को भी रिफ्लेक्ट करता है। एंड टॉर्चर परसिस्ट करता है क्यों? बिकॉज ऑफ इनएडिक्वेट ट्रेनिंग, स्पेशली जो पब्लिक फेसिंग कॉन्स्टेबुलरी है ना, जो कांस्टेबल पब्लिक फेसिंग है, 90% ऑफ देम बेसिकली पुअर इंफ्रास्ट्रक्चर, पुअर ट्रेनिंग से जूझ रहे होते हैं। प्लस उनके ऊपर प्रेशर होता है टू डिलीवर क्विक रिजल्ट्स, दे आर प्रेशराइज्ड टू डिलीवर क्विक रिजल्ट्स, है ना। एंड वीक इंस्टीट्यूशनल ओवरसाइट इज देयर। तो ऑब्वियस सी बात है, ये सारी चीज़ें होंगी। प्लस जब ये कहेगा कोई उनको कि भैया आपको अच्छा क्विक जस्टिस देना है, क्विक जस्टिस देना है, क्विक रिजल्ट आपको दे करके रखना है, ठीक है, तो ऑब्वियस सी बात है, दीज मिस्टेक्स विल परसिस्ट, है ना, दीज मिस्टेक्स विल हैपन। दिस इज व्हाट द ऑथर से। इसके अलावा ऑथर ने कुछ केसेस को कोट किया जहाँ पे कस्टोडियल वायलेंस के ऊपर, कस्टोडियल टॉर्चर को मना किया गया था। जैसे डीके बसु केस सुप्रीम कोर्ट ने, जिसमें कहा था कि भाई सेफगार्ड होना चाहिए अगेंस्ट द कस्टोडियल टॉर्चर। डीके बसु केस 1996, वेरी फेमस केस, आप लोग इसको लिख लीजिए, इसको याद रखिएगा, है ना। इसके अलावा केस पुट्टास्वामी केस में भी उन्होंने कहा था कि बॉडीली ऑटोनॉमी और इंटीग्रिटी, डिग्निटी होनी चाहिए, फंडामेंटल राइट का पार्ट है वो। बट स्टिल लॉ कमीशन ऑफ इंडिया ने बार बार कहा है कि भैया आप एक एंटी टॉर्चर लॉ लेकर के आओ। वाई आर नॉट ब्रिंगिंग एन एंटी टॉर्चर लॉ? In fact, India is yet to ratify the United Nations Convention Against Torture. India has not ratified United Nations Convention Against Torture. और 2025 में इंडिया जो थी वो हाई रिस्क कंट्री थी ग्लोबल टॉर्चर इंडेक्स में। तो आप देख सकते हैं सारी इश्यूज जो ऑथर ने यहाँ पे बताए हैं। अब यहाँ पे ऑथर ने थोड़ा इंटेलेक्चुअली, एकेडमिकली इसको स्टडी किया है कि क्या टॉर्चर वाकई में कोई सोल्यूशन है। तो साइंटिफिकली ऑथर ने कहा कि टॉर्चर इज नॉट अ सोल्यूशन। टॉर्चर होने से होता क्या है, आपकी कॉग्निटिव इम्पेरेबिलिटी आ जाती है, मतलब आपको दिखाई देना और सुनाई देना, समझना बंद हो जाता है, और आप टॉर्चर में जो चाहे वो बुलवा लो किसी से, तो वो एक्चुअली में वो सारी चीज़ें गलत होती हैं। इसके अलावा ऑथर ने कुछ न्यूरो साइंस की किताब भी मेंशन की है, वाई टॉर्चर डजंट वर्क, इज अ न्यूरो साइंस ऑफ इंटेरोगेशन। ये शेन और मारा की किताब है, वाई टॉर्चर डजंट वर्क। इसमें उन्होंने बताया है कि जब टॉर्चर होता है किसी व्यक्ति के साथ, तो ये ब्रेन के प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स को और हिप्पोकैम्पस को सुन कर देता है, मतलब कि उसको एक तरीके से कहना चाहिए एनेस्थीसिया टाइप का इफेक्ट होता है। एंड इस कारण से आपकी मेमोरी और क्लैरिटी खत्म हो जाती है। विक्टिम्स डिसोरिएंटेड हो जाते हैं, इनकोहेरेंट हो जाते हैं, एंड कॉग्निटिवली इम्पेयर्ड हो जाते हैं, एंड दे विल से एनीथिंग, इवन लाई, जस्ट टू एंड द पेन। तो इस कारण से बहुत सारी चीज़ें जो आपको उस समय बताई जाती हैं, दैट इज ऑलवेज रॉन्ग। तो देर इज नो हेल्प विच यू कैन गेट फ्रॉम द टॉर्चर। तो आपको टॉर्चर करना क्या जब आपको कुछ हेल्प मिल नहीं रही है। वहीं पर नेटफ्लिक्स की एक
डॉक्यूमेंट्री भी मेंशन की ऑथर ने, अमेरिकन मैनहंट ओसामा बिन लादेन, जिसमें उन्होंने कहा कि ज़्यादातर जो फैक्ट्स अनअर्थ होते हैं ना, वो गुड ओल्ड फैशन डिटेक्टिव वर्क, यानी कि जो नॉन कोअर्सिव इंटेलिजेंस गैदरिंग है, उससे आपको मिलते हैं। तो मेथोडोलॉजिकल एनालिसिस से आपको ज़्यादा हेल्प मिलती है रादर देन दिस। इसी मॉडल को यूके में पीस मॉडल कहा जाता है, यानी कि प्रिपरेशन एंड प्लानिंग, एंगेज एंड एक्सप्लेन, अकाउंट, क्लोजर एंड इवैल्यूएशन मेथड। पीस मॉडल यूज करते हैं, याद रखें। कन्फेशन बेस्ड पुलिसिंग नहीं होती है यूके में, कन्फेशन बेस्ड पुलिसिंग की जगह पीस मॉडल, यानी प्रिपरेशन, प्लानिंग, एंगेज, एक्सप्लेन, अकाउंट, क्लोजर एंड इवैल्यूएशन मेथड यूज होता है। ठीक है, आई होप यू गॉट क्लैरिटी। बहुत ही अच्छा आर्टिकल था। अच्छा, मैं बता नहीं सकता हूँ कितना अच्छा लगा मुझे। दूसरा जो आर्टिकल है वो है स्पेक्टिकल, प्राइवेसी एंड शेयरिंग इन द डिजिटल एज। अब देखो, अभी बीच में एक कोल्ड प्ले का कॉन्सर्ट था जहाँ पे वो सीईओ था एस्ट्रोनॉमी उस कंपनी का, एंड उसकी एचआर थी, उनके एक इंटीमेट सीन को दिखाया गया है ना, मतलब वो इंटीमेट मूवमेंट को दिखाया गया। अब देखो, कई लोग आप बोलेंगे कि यार वो ऐसा कर क्यों रहा था, ठीक है, वो ऐसा कर क्यों रहा था, या फिर आप लोग बोलेंगे कि वो चीट कर रहा था, या आप बोलेंगे वो चीट कर रही थी, जो भी आप बोलना चाहें, आप यू आर फ्री टू डू। बट अगर हम इस चीज़ को सोचें कि क्या आर वी सपोज टू ले जजमेंट, और आर वी सपोज टू डिसाइड वेदर दे वर डूइंग राइट और रॉन्ग। क्या, मैं आपसे बहुत ही सिंपल क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, इसको इंटेलेक्चुअली लीजिएगा, है ना, इसको वो मत लीजिएगा, पर्सनली मत लीजिएगा। मैं आपसे क्वेश्चन ये पूछ रहा हूँ कि क्या हम और आप जज कर सकते हैं, आर वी रियली अथॉरिटी हैं क्या हम ये जज करने के लिए कि वो सही कर रहे थे, गलत करते? ये जानते हो कि हम खुद अंदर से क्या हैं? आप अपने आप को अंदर से जानते हो? विल यू स्टिल बी पासिंग जजमेंट्स ऑन पर्सन्स लाइक देम? यू कैन नॉट, है ना, आप नहीं करेंगे डेफिनेटली। क्यों? क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे टर्म्स इस आर्टिकल में भी यूज हुए हैं, मैं आपको एक एक करके बताऊंगा अभी। एक जो टर्म यूज किया है ना, बहुत प्यारा टर्म ऑथर ने यूज किया, वो है आपका डिजिटल विजिलेंटिज्म। दिस इज द वेरी गुड टर्म। क्या हम डिजिटल विजिलेंटिज्म नहीं कर रहे हैं? एक तरीके से अगर हम ऑनलाइन यूजर्स होकर के हम एक मोरल इन्फोर्समेंट एजेंसी के रूप में अगर हम काम करेंगे, हम एक इस तरीके की एजेंसी के रूप में काम करेंगे हु आर पासिंग डिजिटल जजमेंट्स ऑन द पीपल कि भैया तू गलत है, तू ऐसा है, तू वैसा है, तो ये डिजिटल विजिलेंटिज्म का केस बन जाता है। वेरी गुड थिंग मेंशन्ड बाय द ऑथर। दूसरी चीज, क्या उस कपल ने, जो भी रहा होगा वो, उनका जो भी रिलेशन है, हैव दे गिवन द कंसेंट टू कोल्ड प्ले टू शोकेस? आप भैया किस कैम में कुछ भी दिखा देते हो। आप क्या भाई, वो कपल को अगर प्राइवेसी चाहिए, सपोज करो कोई जेन्युइन कपल ही होता, बट वो नहीं चाहता है कि उसका इंटीमेट मूवमेंट पब्लिक के सामने जाए, या वो नहीं चाहता है कि वो इस तरीके से बैठे हैं, चलो नॉर्मली बैठे हुए हैं, तो वो ये भी नहीं चाहते कि ये भी किसी की व्यक्ति के सामने जाए। तो भाई आप क्यों डिजिटली उसको शो कर रहे हो पूरे वर्ल्ड के सामने? ठीक है, 2-4 लोगों के साथ सामने वो बैठे हुए हैं और आपने उसको इस तरीके से ब्रॉडकास्ट कर दिया बिना उनसे कंसेंट लिए, तो दैट इज अगेन अ इशू। यहाँ पे इशू ये नहीं कि वो गलत कर रहे थे कि सही कर रहे थे। आई एम नॉट अ जज, आई कैन नॉट पास जजमेंट वेदर दे वर राइट और रॉन्ग, बट आई एम आस्किंग यू वेदर इट्स राइट और रॉन्ग। आप खुद बताएं। दूसरा ऑथर ने यहाँ पे कुछ कोट किए, जैसे मार्क एंद्रेजेविक की एक स्टडी को कोट किया जिसको लिटरल सर्विलेंस बोलते हैं। टर्म्स लिख लेना, प्लीज डू राइट द टर्म्स, क्योंकि आपको आंसर राइटिंग में बहुत मदद मिलने वाली है। लेटरल सर्विलेंस का मतलब क्या होता है? वेयर इंडिविजुअल्स मॉनिटर एंड एक्सपोज वन अनदर थ्रू डिजिटल इंस्ट्रूमेंट। यहाँ पे अब ऑथर का ही कहना है कि आजकल लेटरल सर्विलेंस का जमाना चल रहा है। यहाँ पे एक इंसान दूसरे इंसान को ही मॉनिटर कर रहा है और वही एक्सपोज कर देता है डिजिटल इंस्ट्रूमेंट्स का यूज करके, ठीक है ना। उनकी किताब भी है आई स्पाई, सर्विलेंस एंड पावर इन द इंटरैक्टिव एरा। तो वहां पे कैरेक्टरिस्टिक यही है, पार्टिसिपेटरी कल्चर हो गया कि आज लोग ही एक दूसरे के ऊपर नजर रखे हुए हैं और वही एक दूसरे को डिजिटली वो कर देते हैं, ठीक है ना। इसके अलावा ऑथर ने शोशना जुबॉफ का कंसेप्ट ऑफ सर्विलेंस कैपिटलिज्म ये फिनोमिना भी मेंशन किया है। मतलब प्लेटफॉर्म्स आर डिजाइन टू एम्पलीफाई इमोशनल और प्रोपोगेटिव और एम्बिगुअस कंटेंट। ये जो जितने भी एक्स हो गया, ट्विटर था या इंस्टाग्राम है, ये यूट्यूब है, इनफैक्ट ये सारे वही कंटेंट एम्पलीफाई करते हैं जो कि इमोशनली प्रोवोकेटिव हो और एम्बिग्यूअस कंटेंट हो, सेंसेशनलाइज्ड कंटेंट हो, है ना। तो इसको हम बोलते हैं, इसको ऑथर ने टर्म दिया है सर्विलेंस कैपिटलिज्म। सर्विलेंस क्या, एक तरीके का ऐसा कैपिटलिज्म जिसमें आप इसको देखो भुना रहे हो ना, आप तो इसको मोनेटाइज कर रहे हो ना, उससे पैसे ही कमा रहे हो ना, तो आप दूसरे के इमोशंस के साथ खेल करके पैसा क्यों कमा रहे हो? व्हाई आर यू डूइंग दिस, है ना। तो इसको इमोशनल, इसको एथिकल और मॉरल कंपस से थोड़ा अगर मेजर करें तो दैट इज रॉन्ग।
तो ऑथर ने वही सजेशन किया है कि क्या करना चाहिए। तो सबसे पहले क्या करना चाहिए भाई कि पहले आपको ये समझना चाहिए, पब्लिक में इतनी अवेयरनेस होनी चाहिए कि विच कंटेंट इज शेयर वर्दी एंड विच कंटेंट इज नॉट। किस चीज़ से आप दूसरे की प्राइवेसी, दूसरे की प्राइवेट लाइफ को डिस्ट्रॉय कर रहे हो, वो चीज़ आपको समझनी पड़ेगी। सेकेंड थिंग इज दैट प्लेटफॉर्म्स को भी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी चाहिए कि किस कंटेंट को प्रमोट करेंगे। आर दे गोइंग फॉर मॉरली एम्बिगुअस कंटेंट, और उनको ये देखना पड़ेगा कि क्या उसका इम्पैक्ट होगा। थर्ड, जर्नलिज्म ऑल्सो मस्ट रीअफर्म इट्स गेट कीपिंग रोल। उसको वेरिफिकेशन करने के बाद ही कुछ करना चाहिए, अदरवाइज बिना वेरीफाइड कंटेंट को नहीं शोकेस करना चाहिए। बिकॉज आज का एरा ऐसा है, हाइपर कनेक्टेड एरा है। हाइपर कनेक्टेड एरा में आप इस तरीके से अगर काम करेंगे तो सही नहीं है। अगला जो आर्टिकल है, बूस्ट द कैपेसिटी ऑफ लीगल एड सिस्टम। सबसे पहले यहाँ पे लीगल एड आपको पता होगा कि तो कॉन्स्टिट्यूशन में भी हमारे आर्टिकल है 39A, जिसमें कि ये मेंशन है रिगार्डिंग आई थिंक फ्री लीगल एड। एंड इसके अलावा लीगल सर्विसेज अथॉरिटीज़ एक्ट 1987, इसमें भी है कि भाई फ्री लीगल एड मिलनी चाहिए जो अफोर्ड नहीं कर सकता है। बट ऑथर ने वही बोला कि इतना सब कुछ होने के बाद भी अभी अगर हम देखें, नंबर्स बहुत कम है जिनको हेल्प मिल पाई है ना। एंड लीगल एड का बजट एक तो बहुत कम है। सबसे पहली बात ऑथर ने कहा कि बजट कम है। दूसरा, जो बजट है वो अंडर यूटिलाइज्ड है, जो बजट है वो अंडर यूटिलाइज्ड है। द क्वालिटी ऑफ लीगल एड इज ऑल्सो डिटीरियरेटिंग, तो क्वालिटी ऑफ लीगल एड भी अच्छी नहीं है। तो ये सारी चीज़ें ऑथर ने यहाँ मेंशन की जिसको सुधारने की आवश्यकता है। आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट एज वेल। आगे मूव करते हैं, देखते हैं और क्या इंपॉर्टेंट न्यूज़ आर्टिकल है जिनके बारे में हमको डिस्कस करना है यहाँ पे। और तो कुछ नहीं है। एक है रशिया अर्थक्वेक। रशिया में अर्थक्वेक आया तो जापान और यहाँ पे सुनामी आ गई थी अमेरिका में। तो सुनामी आपको पता ही है ना कि अंडर वाटर अर्थक्वेक जब आता है तो उससे सुनामी या हार्बर वेव, सुनामी को इसलिए हार्बर वेव्स भी कहा जाता है। तो ऑल दिस थिंग्स आर देयर। आई होप यू गॉट क्लैरिटी। दैट इज इट फॉर द डे फ्रेंड्स। इससे ज़्यादा न्यूज़ आर्टिकल्स हैं नहीं। दैट इज इट फॉर द डे। कीप लविंग अस, कीप शेयरिंग अस। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।